दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यानी संघ परिवार के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। हमारे दोनों मेहमान प्रोफ़ेसर प्रदीप माथुर साहब और श्री विश्वास उदगी साहब हमारे साथ हैं। उन दोनों का स्वागत है। आजकल जब से ये 22 तारीख की घोषणा हुई प्राण प्रतिष्ठान की, हमारे प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है। वो जो है वो पूरा हफ्ता दक्षिण में अलग-अलग मंदिरों में जाते रहे, पूजा-पाठ करते रहे और अब तो सुना है कि वो अबू धाबी भी स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं। तो उनका जो है वो मैंडेट एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर यानी प्रधानमंत्री के बजाय उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रचार मंत्री बना लिया है। तो मेरा पहला सवाल प्रोफ़ेसर प्रदीप माथुर साहब से ये है कि अभी इनको सरकार चलाते-चलाते 10 साल हो गए। अभी अप्रैल में 10 साल हो जाएँगे 3 महीने बाद। तो आखिर 10 साल में अपनी कोई उपलब्धि बताने के बजाय और जो अच्छे-अच्छे वादे किए थे, उनकी पूर्ति किस तरह से हुई ये बताने के बजाय ये प्रधानमंत्री को मंदिर-मंदिर चक्कर काटने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? आपकी हाँ, बात आपकी बात के का जवाब मैं एक स्टार से देना चाहता हूँ, जो कि सच बात है। मेरे एक बड़े करीबी मित्र मोदी साहब का जब पहला टर्म खत्म हो रहा था, उस वक्त वो मुरली मनोहर जोशी से मिले। तो मुरली मनोहर जोशी से उन्होंने कहा कि आप बताइए, आप बीजेपी के लीडर रहे, इतने बड़े प्रेसिडेंट रहे हैं और इतने आप काबिल आदमी हैं, इतना वैसा मतलब इतने बड़े एकेडमिशियन हैं, सब हैं। तो अगर आप काफ़ी जांचने बैठे हैं तो मोदी साहब को 10 में कितने नंबर देंगे? जो उन्होंने जवाब दिया मुरली मनोहर जोशी ने, वो बहुत ही ज़बरदस्त जवाब है। मेरे मित्र ने मुझे बताया और वो जिम्मेदारी की बात है, कोई सुनी हुई बात नहीं है। तो मुरली मनोहर जोशी साहब बोले कि नंबर देने का सवाल तब होता है जब कापी में कुछ लिखा हो। सम समझे आप कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी? मतलब बोले किसी को नंबर देने का सवाल तो जब होता है जबकि कापी में कुछ लिखा हो। ये बात जो करीब 4-5 साल पहले की है, पहले टर्म के चौथे साल ये बात हुई है। ये मैं समझता हूँ कि अभी भी जो है 9.5 साल उसके बाद को मुरली मनोहर जोशी साहब के ऑब्जर्वेशन को 4-5 साल हो गए। मुझे लगता है काफ़ी अभी भी कोरी कोरी है। तो अब जब काफ़ी कोरी है तो अब बताइए, अब फिर क्या है बताने के लिए? तो अब सवाल ये है कि जब ये हालात है तो मानी बात है कि इमोशंस पे खेलना है, और इमोशंस जो हैं वो आपको मंदिर और मस्जिद से ही मिलेंगी। मतलब इमोशंस तो आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस से तो नहीं आएंगी, मतलब उसकी बात हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मंदिर पे इतना जोर हुआ, और भी चीज़ों पे जोर हो रहा है। देखिए हुआ क्या है, इसको हम लोग गंभीरता से बात करें। वो ये है कि आज़ादी के बाद देश में बहुत दुश्वारी थी। ये लोग कुछ भी कहें, लेकिन सही बात तो ये थी कि बिल्कुल हम लोगों के पास कुछ था ही नहीं, बिल्कुल फटे मतलब हाल था देश, ये सब था। तो धीरे धीरे इस देश का जब डेवलपमेंट हुआ, इसको बनाया गया, तो एक वेलफेयरिज्म का की चीज़ माइंड में थी। नेहरू और उनकी जनरेशन वाले फेबियन सोशलिज्म से भी प्रभावित थे, और इसको एक सोशलिस्टिक मॉडल हम लोगों ने दिया। उसमें तमाम जो हुआ कि नीचे के लोगों के लिए कुछ किया जाए, सब है। धीरे धीरे हालात बदले, लिबरलाइजेशन आया, सब आया, और लिबरलाइजेशन का जो फ़ायदा जो हुआ वो सबसे बड़े लोगों ने तब किया। तब भी खैर चलिए कोई बुरी बात नहीं है, जो बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा था, नीचे भी कुछ आ रहा था। मोदी साहब ने आकर के जिसको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल बनाया है, इसको हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। इसमें ये है कि जो पैसे वाले हैं उन पर और पैसा होता चला जाता है। आज हिंदुस्तान में ये हालत है कि 10% से लेकर 15% आदमी जो है हिंदुस्तान में, जो टॉप के लोग हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से, उनकी फाइनेंसेस बहुत अच्छी हैं, वो रिच हैं। कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि शायद इतने जो लोग, उनके पास इतना पैसा है कि वो अमेरिका के जो आम वो है, क्या करना चाहिए, पैसे वाला आदमियों से कम्पीट करते हैं। मतलब
देखिए सासा आज अच्छा होता क्या है कि हम लोग वो देख लेते हैं, उन आदमियों के पास वो कारें भी बदल रहे हैं, बड़े मकानों में भी रह रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में भी जा रहे हैं, और सही बात है आजकल आपको ना हवाई जहाज में टिकट मिलता है, ना 5 स्टार होटल में कमरा मिलता है, सब है ये सब। और हम लोग समझते हैं देखिए देश की कितनी तरक्की हो रही है। फिर हम समझते हैं कि क्योंकि वो लोग उनके पास पैसा है, वो लोग बड़े मकान बनवा रहे हैं तो नीचे वालों को भी फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन ये सही असलियत नहीं है। असलियत ये है कि अभी भी देश में 80% लोग जो हैं बेचारे, वो जो है क्या करना चाहिए, वो बिल्कुल सब्सिस्टेंस लेवल पे रह रहे हैं, और उनका जो है क्या करना चाहिए, जो लिविंग स्टैंडर्ड है और भी गिरता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, सब है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतने ये हालात है देश में, वोट तो आपको हर एक आदमी से लेना है, सिर्फ पैसे वाली तो आप वोट नहीं देंगे, हर आदमी वोट आपको देगा। तो उसको जो है क्या करना चाहिए समझाने के लिए, या तो आपको धर्म का सहारा लेना पड़ता है, या आपको झूठे वादे करने पड़ते हैं, और आपको जो छोटा मोटा काम है उसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करना पड़ता है। जैसे मैं एक बात कह के, एक सेंटेंस बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, आजकल ये हो रहा है, बड़े जस्ट हो रहे हैं कि साहब आपने 500 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए। अब बताइए जहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार हो, अगर आपने 500 लोगों को किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेटर दे भी दिए, या बैंक में 2000 लोगों को भी दे दिए, तो उससे कोई बात थोड़ी बनती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नीचे से होना चाहिए ना, कि सबको फ़ायदा हो। तो जब ये हालत है देश के, तो मानी बात है कि आपको या धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा, या आपको जुमलेबाजी करनी पड़ेगी, या बताना पड़ेगा कि भाई आगे क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, या 15 साल बाद क्या होगा। तो जो आप कह रहे हैं वो समझ में आने वाली बात है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कोई ना समझी जा सके। प्रॉब्लम यही है कि जो पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके बेनिफिट से 10% या 15% लोगों के हाथ में है, और सब लोग जो हैं उनके लिए अभी भी बहुत बहुत स्ट्रगल है, और इस सरकार ने उनको जो है प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं दिया है। उनकी साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, तो उस पर जो है वो शंकराचार्य ने सबसे बड़ी आपत्ति जताई कि ये मंदिर जो है वो अधूरा है, तो इसमें प्राण प्रतिष्ठान नहीं हो सकता। इस मंदिर के लिए फैसला 4 साल पहले आया था, 2019 नवंबर में आया। अब सवाल ये है कि 4 साल में उसी वक़्त न्यास बन गया, उसके 6 महीने बाद प्रधानमंत्री ने जाके उसका जो है वो फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया। तो इतने लंबे टाइम में ये लोग मंदिर को पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सके, और अब जबकि मंदिर अधूरा है, तो थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते थे कि साल 6 महीने में पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो उसका उद्घाटन कर देंगे। और जैसा कि इनका दावा है, आएगा तो मोदी ही। तो मोदी जी आज प्राण प्रतिष्ठान करें या 1 साल बाद प्राण प्रतिष्ठान करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आपने सही कहा कि इनको मंदिर पूरा करने के लिए भी बहुत पहले से तैयारी करने के बाद भी ये मंदिर पूरा नहीं हुआ, और ये शंकराचार्य करे, एक नहीं चारों शंकराचार्य। लेकिन जब फैसिज्म फैलता है, हुकुमशाह तानाशाह बढ़ती है, तो वो किसी की नहीं सुनती, ना जनता की और ना शंकराचार्य जी। जो हिंदू धर्म में कहा गया है, वो चारों शंकराचार्य एक हिंदू धर्म के प्रतिनिधि है। लेकिन मोदी जी कहते कि मैं खुद प्रतिनिधि हूं, और उनके भक्त भी कहते कि मोदी जी ही शंकराचार्य है। यहां तक अंध भक्तों की एक क्या कहते हैं टिप्पणी हमने सुनी है। अब ये हुआ रवैया एक तानाशाह का, ये रवैया हुआ अंध भक्तों का। आप ये भी देखिएगा कि बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया 6 दिसंबर 1992 में, उसी वक्त मंदिर का नक्शा तैयार था। ये विश्व हिंदू परिषद का डिजाइन था। अब आपने कहा कि मंदिर तो पूरा नहीं हुआ, शंकराचार्य ने भी टिप्पणी की मंदिर पूरा नहीं हुआ, लेकिन रामनवमी तो 17 फरवरी को है, इनको जल्दी थी 22 जनवरी को। क्योंकि सवाल एक ही है कि बजट में जो 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 वोट ऑन अकाउंट्स होगा वो 1 तारीख को होगा, 9 तारीख तो पार्लियामेंट है, और इस पार्लियामेंट को भंग करने के बाद शायद वो इलेक्शन कमीशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं रखा है, वो इलेक्शन अनाउंस कर सकता है। दूसरी बात मैं गौर करना चाहता हूं कि मंदिर आधा अधूरा है, लेकिन 22 जनवरी की तारीख तय हो गई, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर वहां भी बाबरी मस्जिद की जगह नहीं बनाई है, तो मंदिर वहीं बनाएंगे वाली बात नहीं हुई। और 3 किलोमीटर दूर उनको जो जगह सुप्रीम कोर्ट ने दी है वहां पर उन्होंने बनाया है।
तो ये सब आधा अधूरा, जैसे 10 साल में सब कुछ आधा अधूरा है या कुछ भी नहीं हुआ है, वैसे राम के नाम पर जो कुछ उनको वोट्स लेने हैं वो भी आधा अधूरा है, वहां पर भी कुछ हुआ नहीं है। उसके पहले इनको जल्दी ये थी कि भाई ये जो पुराना संसद है, कॉलोनियल टाइम के जितने जो विरासत है उसको तो उनको नष्ट करना है। तो उन्होंने ये राम मंदिर को बनाने पहले उन्होंने नया संसद बनाया, और जहां पे पूरा वो लूटस एरिया जो है, जो उनकी हिसाब से ब्रिटिशों की विरासत है, वहां पे बिल्डिंगें तोड़कर उन्होंने एक नया संसद बनाया है। और उस संसद में पहले ही सेशन में वहां पे कुछ जो युवा जो लोग थे, 5 लोग 5 राज्यों से आए, और जैसे शहीद भगत सिंह और उनके साथी ने उस वक्त तो पार्लियामेंट में बम विस्फोट किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे ही हरकतें की, लेकिन मांग की कि महंगाई कम करो और हमें नौकरी दो, हम पढ़े लिखे लोग हैं। ये बात उसकी गूंज पूरे देश भर में हुई। तो ये नया संसद जो बना, उस नया संसद में उन्होंने 150 एमपीज को बाहर निकाल के एक ऐसा कानून पास किया जो 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 जिसको कहते हैं ना कॉलोनियल पीरियड का इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, 1857 साल के बाद जो बना, वो उसको भी उन्होंने नया नाम देके पारित किया है, और उसका स्टैंपिंग भी हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो नया मंदिर बनने के पहले जो आधा अधूरा हुआ, उन्होंने नया संसद बनाया, उस संसद में 10 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए एक युवा लोग आके उन्होंने वहां पे शोर मचाया। वो तो अभी अंडर यूएपीए है, 2 साल के लिए बाहर नहीं आ सकते। और ऐसी हालात में मुझे राम के नाम पे वोट लेना है, मुझे कॉलोनियल सिस्टम बिगाड़ के मैं 10 साल में एक नया भारत निर्माण करता हूं। ये जो तानाशाही का रवैया है, जिसमें बीजेपी का और आरएसएस का जो एजेंडा था कि संविधान को बदलो, 370 संविधान में है वो भी बदलो, इलेक्शन कमीशन के बजाय इलेक्शन कमीशन में अपने आदमी रखो, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है, इसके बजाय वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन बनाओ। ये जो बातें हैं, ये बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा के हिस्से थे। उस एजेंडा के हिस्से में पिछले 10 साल में ये सारी चीजें उन्होंने पारित की है। मंदिर वही बनाएंगे, नहीं बनाया, लेकिन मंदिर बनाया है आधा अधूरा। संसद बनाया है, नया बनाया है, लेकिन वो भी आधा अधूरा। और उसमें से अभी से बहुत कुछ गलतियां आर्किटेक्चरल भी है और बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था है, ये सब हमने देखा है। और सारे 144 कानून को बिगाड़ के उन्होंने 4 लेबर कोड बनाए हैं, 3 किसान कानून बनाए। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये उनके हिसाब से जितने भी 70 साल की विरासत हो या कॉलोनियल पीरियड की विरासत हो, उसको बदल के हमारे 10 साल की हमारी नई विरासत, ये उनका जो मंशा है, जो आरएसएस का एजेंडा है, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो आरोग्य नीति हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो अपने ढंग से, मतलब मनुस्मृति के जरिए बनाना चाहते हैं, और आखिर में संविधान को बदलकर मनुस्मृति कायम करना चाहते हैं। ये उनका 10 साल का एजेंडा, इसका एक रिफ्लेक्शन उनकी सारी करतूतों में दिखता है। तो इसलिए वो मंदिर मंदिर इसलिए घूम रहे हैं, इनके सारे एजेंडे पूरे हुए, लेकिन लोग उनके साथ नहीं। ज्यादा से ज्यादा 34% ऑन एन एवरेज लोग उनके साथ है, 65% लोग उनके साथ नहीं है। ये बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। तो आपने जो सवाल पूछा, उसका मेरा ये जवाब है। प्रदीप माथुर साहब, अभी विश्वास उत्की साहब बता रहे थे कि इन्होंने संसद भवन बनाया, तो वो संसद भवन के पहले ही सेशन में 3 नौजवान अंदर कूद गए। उससे 2 बातें सामने आ गई। एक तो ये बात सामने आई कि साहब वहाँ सिक्योरिटी का सिस्टम ठीक नहीं है, और दूसरे ये बात सामने आई कि देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि एक नौजवान जो है वो अपने आप को, उसको पता था कि इसके नतीजे में उस पे यूपीए लग सकता है, बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है, लेकिन उसने जो है ये रिस्क लेके अपनी आवाज उठाई। अब मंदिर बनाने के लिए गए, तो जनाब मंदिर अधूरा था, तो इस वजह से शंकराचार्य और इवन हिंदू महासभा के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, उन्होंने इसकी मुखालिफत शुरू कर दी। तो ये हो क्या रहा है कि जो करने जाते हैं, वो कुछ और होने लगता है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? माइक ऑन कीजिए सर पहले।
नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आपके मन में कोई चोर है, ख्यालात आपके जो हैं उसमें आप कोई चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये सब तो लाजमी है जो हो रहा है। मतलब डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसकी कि हम लोग जिसके सब मुरीद होते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी है। हर एक चीज़ आप ओपनली करके करिए। क्या आपकी पॉलिसी है, क्या आपको करना है, क्या आप करना चाहते हैं, आप बताइए सब है। लेकिन ये लोग जो है सारा काम बड़ा छुपा कर करते हैं। अब इसी से बड़ी क्या बात हो सकती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10 सालों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करी है। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। मतलब ये आई थिंक दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स। मतलब कि कोई भी आदमी जो है उसकी ये ख्वाहिश रहती है कि वो जाए प्रेस के सामने अपनी बात करे, और अगर मान लीजिए किसी भी आदमी के मन में कोई उसके बारे में कोई गलतफहमी है या कोई लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो प्रेस वाले पूछ ही लेंगे, उसका जवाब दे दे, जिससे वो चीज़ भी साफ हो जाए। मतलब तो डेमोक्रेसी तो ऐसी चलती आई है हमेशा। अच्छा, इसके बाद ये भी होता है कि मान लीजिए किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो आप उसको जो है क्या करना चाहिए, उस पर वो रिवाइज करने के लिए तैयार होइए। मैं आपको बताऊं, अब तो खैर वो है, जब हम लोग बिल्कुल यंग रिपोर्टर्स थे, तब भी बड़े बड़े लीडर्स जो चीफ मिनिस्टर के पास जाओ तो पूछ लेते भाई क्या हो रहा है, कि लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, तुम लोग कुछ बताओ। मतलब हम लोगों से फीडबैक लेते थे। मतलब और तो और जाने दीजिए, मतलब ये कि भाई तुम लोग रिपोर्टर हो, 10 से मिलते रहते हो, पब्लिक क्या कह रही है हमारे बारे में। तो सवाल कहने का मतलब ये, डेमोक्रेसी तो इसी से चलती है ना, कि आप लोगों को बताइए, उनका फीडबैक लीजिए, वो ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखिए। लेकिन अब सवाल ये कि जब आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और आपको चाहते भी नहीं कि लोगों के साथ आप जुड़े, उनसे बात करें, उनके सजेशंस लें, उनसे बात करें, तो मानी बात है आपके डिसीजन गलत होंगे, क्योंकि आपने उसको किया ही नहीं। अब किसान वाला मामला जो था, आपको सबको पता है, इतनी बड़ी बात है, आप सारे देश में वो कर रहे हैं, आपने किसानों से बात ही नहीं करी, जल्दी जल्दी उसको पास करा दिया। इसके बाद एजिटेशन हुआ, अब एजिटेशन के बाद उनको वापस लेने पड़े मेजर्स। मतलब अब इसी तरह से अभी देखिए ट्रक वाला जो मामला हो रहा है, ट्रकर जो स्ट्राइक कर रहे हैं कि आपने आईपीसी में इतना बड़ा चेंज कर दिया। अभी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि पब्लिक डोमेन में जाए, इस पर डिस्कशन हो, जल्दी क्या है इस बारे में। मतलब कोई भी जो सारे इश्यूज जो लिए जा रहे हैं, आपको डिसीजन कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई इमीडिएट उसके चाहिए। भाई कोई मान लीजिए कोई ना करे, क्योंकि आपको कोई किसी कंट्री कोई आपके ऊपर अटैक कर दे, वार हो जाए, तो समझ में आता है कि आपने फटाफट एक्शन ले लिया विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, बिकॉज देयर वाज नो टाइम फॉर दैट। ये तो सब स्टेट मामले हैं, इनको तो आराम से डिस्कस होना चाहिए, बात होनी चाहिए इसके बारे में, पूरी पूरी एक क्या करना चाहिए, एक वो बनना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन बननी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, मैं अपने जर्नलिस्टिक कैरियर के में से आपको बताना चाहता हूँ, करीब चाइना से लड़ाई के बाद जो है करीब 80 वगैरह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंदिरा गांधी ने, और पहले भी गवर्नमेंट ऑफ के लेवल पे सोचना शुरू हुआ कि भैया बहुत कुछ हो चुका, चाइना से हमको जो है इस तरह का तकरार नहीं करना चाहिए, चाइना इमर्जिंग पावर है, बिजनेस पार्टनर बन सकता है, तो दोस्ती करनी चाहिए। बट द गवर्नमेंट वॉज वेरी अनसर्टेन, पब्लिक रिएक्शंस का क्या होगा, इसका क्या होगा। मतलब तो ये कैसे पता लगाया जाए कि भाई पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी अगर मान लीजिए हम लोग चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे, सब है। तो मुझे लगता है ये शायद इंदिरा गांधी के ज़माने की बात है, बट ये से पहले की बात है, मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा। तो इसको कैसे पता लगाया जाए, इसलिए मतलब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे निखिल चक्रवर्ती साहब, आपने शायद नाम सुना हो, मेन स्ट्रीम के एडिटर थे और बहुत ही इज्जत थी उनकी। मतलब ये तो गवर्नमेंट ने जो उनसे बात करी, और फिर ये तय हुआ कि निखिल चक्रवर्ती साहब चाइना जाएंगे। निखिल चक्रवर्ती साहब चाइना गए, लेफ्ट लीडिंग आदमी थे, उनका जर्नल आज भी निकलता है, उनके सब बेटे निकाल रहे हैं। और निखिल दा ने जाकर के वहाँ पर पूरा वो देखा, चाइना में बात करी, आके उन्होंने 4 आर्टिकल्स लिखे उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में, और फिर गवर्नमेंट ने पूरा वाच किया कि इन आर्टिकल्स का पब्लिक रिएक्शन क्या है। जब गवर्नमेंट को पता लगा कि इनका कोई पब्लिक रिएक्शन एडवर्स नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया उस वक्त तो बहुत बड़ा पेपर था, तो तमाम पेपर्स आ गए हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा जाता था, वो हिंदुस्तान का पूरा पूरा इंटेलिजेंसिया पढ़ता था, रिएक्ट करता था। जब गवर्नमेंट की ये समझ में आ गया कि भाई इसका कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं है, तब चाइना से हम लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेट पॉलिसी ऐसे चलती है। हम लोग तो क्योंकि पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट रहे, मिलते रहते थे गवर्नमेंट के बड़े फंक्शनरीज से, तो हमको पता है किस तरह से होता है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी को एक बात अच्छी लगी, उन्होंने फटाक से कर दिया। मतलब और जब ऐसा हो जाता है तो रिएक्शन बहुत ख़राब होता है। जैसे आपको याद होगा जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार में, मैं तो पुरानी बातें ही करूँगा अपने उसकी, बिहार में प्रेस बिल ले आए, वो बड़ा एडवर्स रिएक्शन हुआ इसका, मतलब ही हैड टू टेक बैक। साउथ में भी शायद ऐसा हुआ था शायद, तो मेजर्स वापस लेने पड़े। तो इसके लिए कि कोई आपको ऐसा ना करना पड़े, यू हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू पब्लिक डोमेन,
थिंग्स हैव टू बी डिस्कस्ड एंड ओनली देन डिसीजंस आर टेकन इन डेमोक्रेसी। मतलब तो ये वाला अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको इस तरह का सेटबैक लगने लाजमी है। हम फिर कभी हमारे मेहमानों से कुछ और अहम जो है वो टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम फिर धन्यवाद। मिलेंगे। धन्यवाद।